वो स्वरूप है जो कला में शिल्प और भाव का एक समन्वय आदर्श रूप प्रस्तुत करता है और शास्त्र सम्मत होता है। जैसे आपने क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो कभी शायद मौका भी मिला हो कभी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जाने का, और जब वो राग अपनी छेड़ता है तो शायद आप उसको ठीक से समझ तो नहीं पाते, लेकिन उसका आनंद ज़रूर लेते हैं। वो अपना काम करती है, आपके मन के अंदर एक ऐसी अनुभूति आनंद की पैदा करती है, और वही उसका उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रीय स्वरूप है। जब शास्त्रीय स्वरूप के उच्च आदर्शों को लेकर वो कला सर्जित की जा रही है तो वो अपना प्रभाव तो छोड़ेगी, चाहे आप समझे या न समझे। लेकिन वो पर्टिकुलर राग किसी एक शास्त्र में लिखी हुई होती है, उसका मात्राओं का, उसके ताल क्रम का, सबका विधान होता है, जिसको लेकर संगीतकार लंबे समय तक उसको साधता है। आपने चित्रों में देखा होगा, राग रागिनी चित्रण का भी एक विषय रहा है अलग चित्र परंपरा में, फिर कभी उस पर बात करेंगे, शायद जानते भी होंगे आप। बहरहाल अपन शास्त्रीय स्वरूप पर वापस आते हैं। तो नवशास्त्रीयवाद उस शास्त्रीय स्वरूप को लेकर पुनः प्रस्तुत होता है आधुनिक चित्रकला में। अब यूरोपीय चित्रकला की बात करें तो फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐसा समय था जिसमें सामाजिक जीवन की मान्यताएं भी परिवर्तित हो रही थी, शासकीय उथल पुथल भी बहुत थी, और लोग अपने नवीनता के साथ, मौलिक विचारों के साथ जीवन जीना चाह रहे थे, वैचारिक स्वतंत्रता को भी महसूस करने लगे थे। उस वक्त कलाकारों ने भी अपने वैचारिक पृष्ठभूमि पर, अपनी व्यक्तिक निजी शैली पर स्वतंत्र रूप में, कुछ समूह के रूप में अपने अपने चित्रण का कार्य करते थे। नवीन विषयों को लेकर, समकालीन विषयों को लेकर अपना कार्य करते थे। लेकिन फिर भी एक ऐसी कोई कला की स्थापना नहीं हो पाई थी जिसकी एक गरिमापूर्ण, या कहें कि उसके कुछ परिष्कृत स्वरूप स्थापित हो गया। सब अपने अपने प्रयास में थे, नवीनता का माहौल था, नवीन विषयों को लेकर, नवीन सामाजिक जीवन परिवेश को लेकर वो स्वतंत्रता से अपना चित्रण कर रहे थे। कोई किसी कलात्मक तत्व को लेकर अपना कार्य कर रहा था तो दूसरा किसी कलात्मक तत्व को ज़्यादा महत्व देते हुए अपना कार्य कर रहा था। लेकिन एक बात उसमें ये तय हो गई कि वो वातावरण जो था जिसमें 15वें लुई का जो शासनकाल था, उसकी जो जीवन शैली थी, जो जन जागृति हुई थी, उसमें एक अभिजात्य वर्ग को बड़ा महत्व था। लोग अपने आप को प्रतिष्ठित प्रदर्शित करने में बड़ा फक्र महसूस करते थे, गर्व महसूस करते थे। तो अपने घरों की जो साज सज्जा थी, घरों को सजाना, जिसे आज इंटीरियर डेकोरेटर्स कहते हैं, डेकोरेटिंग कहते हैं, वैसे ही तो उसके अंदर यूनानी कलाओं का काफ़ी प्रभाव था। यूनान की जो आदर्श ग्रीक आर्ट थी, ग्रीक क्लासिकल जो आर्ट थी, उसकी तरफ ज़्यादा उन लोगों का मोह था। और 15वें लुई की जो खुद की प्रेमिका थी, जिसे मादाम पोम्पादूर नाम है जिसका, उसका भाई आर्किटेक्ट था। तो उन्होंने आर्किटेक्ट और पेंटिंग के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, जिससे जनता भी प्रभावित हुई, चित्रकार भी प्रभावित हुए, और उन्होंने उसको लेकर एक साज सज्जा का बड़ा अच्छा चलन था, जिसमें ग्रीक कला का ज़्यादा महत्व रहा। ये सब चल ही रहा था कि इसी समय इटली के अंदर उत्खनन के कार्य भी चल रहे थे। उत्खनन के कार्य मतलब कि जैसे पुरानी कोई सिविलाइजेशन है, उसकी खुदाई का काम चल रहा था। तो हरक्यूलियन सिटी शहर, जहाँ 1738 में खुदाई का काम चल रहा था, उस समय में भी, तथा 1755 में जो पोम्पेई था, वहाँ भी खुदाई का काम चल रहा था।
तो उस समय जो उत्खनन में जो आर्टिजन मिल रहा था, आर्ट इफेक्ट मिल रहे थे, यानी जो कलात्मक मूर्तियाँ मिल रही थी वो ग्रीक कला की थी, या तो ग्रीक कला में बनी हुई थी या ग्रीक कला का रोमन प्रतिरूप था। एक्चुअली वास्तव में क्या था कि ग्रीक कला का रोम पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो उस समय में जब ग्रीक कला अपने चरम पर थी तो रोम के लोग भी जैसे यूनान आते थे तो वहाँ से उन मूर्तियों के जो प्रतिरूप छोटे या बड़े, जैसे आगरा जाते हैं आप लोग, आगरा जाते हैं तो वहाँ बड़ा ताजमहल है, ताजमहल का छोटा प्रतिरूप लेके आते हैं ना, तो वैसे ही यूनान जाने वाले रोमन लोग वहाँ से आते वक्त अपने घर को साज सजाने के लिए वहाँ की मूर्तियों के प्रतिरूप भी लेके आते थे। तो यूनान के अंदर रोमन ग्रीक आर्ट के जो शिल्प थे, मूर्तियाँ थी, उनके प्रतिरूप भी बहुत बनते थे, प्रचलन था। तो उस खुदाई के अंदर कुछ यूनानी मूर्तियाँ तथा उनके रोमन प्रतिरूप बहुतायत से मिले। तो ये एक ऐसा समय था जिसमें कोई एक कला अपने स्थापित परिवेश में कहीं उपस्थित हुई नहीं थी और यकायक ये ग्रीक के प्रति उनका आकर्षण भी था उस वक्त 15वें लुई के समय में ग्रीक स्कल्पचर के प्रति, और ग्रीक मूर्ति शिल्प मिल भी गए, रोमन प्रतिकृतियाँ भी मिल गई। उनका जो स्वरूप था तो उससे वो बहुत आकर्षित हुए, और ग्रीक मूर्तियों के अंदर जो गठनशीलता थी, सौंदर्य था, वो शास्त्रीय कला कहा जाता था। जब ग्रीक की यूनान के अपन प्राचीन शास्त्रीय कला के बारे में पढ़ते हैं तो वो उन मूर्तियों का सारा उसमें विशेषताओं का वर्णन आता है। तो वो शास्त्रीय स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ उत्खनन में। तो वहाँ के कलाकारों ने, बौद्धिक चिंतकों ने, जर्मन का एक बहुत अच्छे विद्वान थे विकेलमान, उन्होंने ग्रीक स्कल्पचर को लेकर, ग्रीक सौंदर्य प्रतिरूप को लेकर बहुत कुछ लिखा भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो उनके लिखने से कला में चूँकि प्रभाव पड़ता है, कोई साहित्यकार लिखता है तो साहित्य का कला में भी प्रभाव पड़ता है, तो कलाकार भी उसकी तरफ आकृष्ट हुए। और उन्होंने जो उस वक्त नए नए विषय चल रहे थे, जिसके कोई ज़्यादा प्रतिष्ठा भी हुई नहीं थी, प्रासंगिकता भी कोई विशेष महत्व बना नहीं पाई थी, उस वक्त उनको एक नवीन विषय और मिल गया और वो था यूनानी शास्त्रीय कला। अब उन्होंने अपने जो मूर्तियाँ मिली, उन मूर्तियों के जो परिमाप थे उनको लेकर अपने चित्रों में उसको डालना शुरू किया, और एक नया इज्म, नया वाद खड़ा हुआ जिसका नाम था नवशास्त्रीयवाद। नवशास्त्रीयवाद का जो अग्रणी कलाकार है जाक दावी, उसने दाविद भी कहते हैं, जाक दाविद, उन्होंने नवशास्त्रीयवाद को आगे बढ़ाने के अंदर बहुत बड़ा कार्य किया। तो ये अपन जब जाक दावी के बारे में पढ़ेंगे तब उस पर और चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के नवशास्त्रीयवाद के अंदर जो स्वरूप उभर कर आया, ये तो घटनाएं थी जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन नवशास्त्रीयवाद में कला के क्या ऐसी चीज़ें थी जो उभर कर आई। ग्रीक के अंदर, जैसा आप लोगों ने अगर और भी पढ़ा हो, तो ग्रीक जो जीवन शैली थी उसमें शारीरिक सौष्ठव का बहुत महत्व था। वहाँ घर घर जिनगाने थे, अखाड़े थे, वे अपने शारीरिक बल को, हष्ट पुष्ट शरीर थे उनके। आप लोगों ने एक फिल्म भी देखी होगी स्पार्टक 300, जिसके अंदर पर्शियन ग्रीक पर अटैक करते हैं और उस वक्त का जो राजा होता है, वहाँ भी राजा की जो व्यवस्था थी लगभग भारतीय परंपरा जैसी थी। वहाँ भी जैसे अपने ऋषि मुनि मिल के राज्य के राजा का चयन भी कर लेते थे, राजा को स्थापित भी घोषित भी कर देते थे, वहाँ पर भी ऐसी थी। तो वहाँ पे उनके जो सोफिस्ट थे वो भी इस काम को करते थे, लेकिन अपने को वहाँ नहीं जाना। अपने को ये देखना है कि उनकी जो जीवन शैली थी जिस पे कला का क्या प्रभाव रहा, कि
उनका शरीर के प्रति बड़ा आकर्षण था। वो हष्ट-पुष्ट शरीर रखते थे और खेलने में, स्पोर्ट्स में अग्रणी थे। आपने ओलंपिक एथेंस नाम सुना ही है, तो ग्रीक एथेंस ओलंपिक वहीं से शुरू हुआ हुआ। तो शारीरिक सौष्ठव को बहुत महत्व देते थे, यानी उनकी चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी बॉडी बहुत ही मस्कुलर, विशेष तौर पर पुरुषों की गठिली शारीरिक संरचना होती थी और बड़ी रिदमिक भी होती थी, यानी गठनशीलता के साथ में लयात्मकता का भी प्रवेश था। गठनशीलता उनकी विशेषता थी और लयात्मकता उनकी कलात्मक विशेषता थी। तो जो मानव शरीर की जो कल्पना ग्रीक क्लासिकल आर्ट में की, वो बड़ा आदर्श रूप में की, यानी कि इतनी शरीर में गठनशीलता भी नहीं दिखाएं कि वो रूढ़ भारीपन लिए या रुखी लगे। उन्होंने उसमें लावण्यता भी लाई, यानी शारीरिक गठनशीलता के साथ सौंदर्यात्मक लावण्यता का समावेश भी उनके मूर्ति शिल्प में रहा करता था। तो ये एक आदर्श स्वरूप के अंदर शारीरिक गठन को लेकर चलते थे क्लासिकल ग्रीक आर्ट। दूसरा, चूँकि उस वक्त के जो मूर्ति शिल्प मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, वो सारे किन पात्रों के थे? जो रोमन पौराणिक कथाओं के पात्र थे, जैसे डेविड है, हरक्यूलिस है, डिस्कंथ्रो है, बहुत सारी ऐसी मूर्तियों के नाम आप जब आगे जाएंगे, बाद में जाएंगे तब बताएंगे। तो वो जो सारे पात्र थे वो रोमन और ग्रीक जो पौराणिक उनके जो विषय थे उनसे जुड़े हुए होते थे। तो उन्होंने, चित्रकारों ने भी उन ग्रीक और पौराणिक विषयों को लेकर अपने चित्र आरंभ किए और जो मूर्ति शिल्प की जो शारीरिक रचना विधान था उसको अपने चित्रों के शारीरिक रचना विधान में भी डालना शुरू किया। और तीसरी बड़ी बात ये थी कि जब वो चित्र बनाते थे नवशास्त्रीयवाद कला के जो चित्रकार थे या नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे, वो जब चित्रण कार्य करते थे तो अपने चित्रों का जो बैकग्राउंड, यानी कि शारीरिक पात्र चित्रण भी उन्होंने शास्त्रीय रखा, ग्रीक यूनानी शास्त्रीय कला से लिया, विषय भी उन्होंने शास्त्रीय और रोमन और पौराणिक के ग्रंथों से लिए। साथ के साथ वे अपना जो बैकग्राउंड था चित्रों का, चित्र की जो पृष्ठभूमि थी, वो भी तत्कालीन उस वक्त की कल्पना करके उस वक्त की पृष्ठभूमि को वहाँ, उस वक्त के वातावरण को वहाँ उस वक्त के वातावरण को अपने चित्रों में दर्शाते थे। और जैसा आप लोगों ने पहले भी अपनी बात हुई कि यूरोपीय जो चित्रण थे वो छाया प्रकाश को लेकर ज़्यादा काम करते थे और चित्रों के अंदर, पात्रों के चित्रण के अंदर जो बॉर्डर लाइंस होते थे, जैसे ये हाथ है, हाथ की ये जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को वो लाइन के द्वारा नहीं बनाते थे। भारतीय चित्रण परंपरा में रेखीय चित्रण से एक लाइनों के द्वारा पात्र का चित्रण किया जाता था। यूरोप के अंदर टोन के द्वारा, जो मास्टर फॉर्म्स होती थी उसको अलग अलग कलर टोन के द्वारा चित्रित करके उसमें एक इल्यूजन क्रिएट होता था, वो लाइन जैसे दिखती थी। तो इन्होंने क्या किया कि लाइन तो नहीं बनाई, लेकिन वो कलर टोन भी इस ढंग से प्रयुक्त करते थे कि उसमें एक रेखीय वातावरण उत्पन्न हो जाता था, यानी कि जो चित्रों के अंदर पात्र निरूपण था उसकी रेखाएं, जो बाह्य या आंगिक जो रेखाएं हैं, वो स्पष्ट और रेखीय वातावरण को, रेखीय प्रभाव को लिए होती थी और बड़ी स्पष्ट और सुघड़ होती थी। तो आप ये समझें कि 18वीं शताब्दी का जो आधुनिक काल था, रहन सहन की दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी, उस आधुनिकता के अंदर दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसने नवशास्त्रीयवाद को जन्म दिया। एक तो लुई की प्रियसी और उसके भाई, दोनों की रुचि ग्रीक क्लासिकल पेंटिंग के आर्ट के अंदर थी और वो अपनी साज सज्जा में उन प्रतिरूपों का प्रयोग भी करते थे। और उसी दौरान इटली के अंदर जो उत्खनन का कार्य हुआ उसमें
ग्रीक क्लासिकल आर्टिफैक्ट मिलना शुरू हो गए, मूर्तियाँ मिलनी शुरू हो गई, कुछ उसमें रोमन के प्रतिरूप भी थे। तो उन सब वातावरण, फिर उनकी जो मूर्तियाँ निकली, उनके सौंदर्य के ऊपर वहाँ के बुद्धिजीवियों ने, साहित्यकारों ने आलेख भी लिखे किताबों में, पत्र पत्रिकाओं में। तो उससे एक ऐसा वातावरण कलाकारों के सामने उपस्थित हो गया जिसमें जीवन शैली आधुनिक थी, रहे आधुनिक काल में थे, लेकिन ग्रीक की क्लासिकल पेंटिंग, शास्त्रीय कला तक उनकी पहुंच बन गई और उन्होंने उस कला की महत्ता को समझते हुए, उस कला के कलात्मक सौंदर्य का आनंद लेते हुए उन्होंने पुनः नवशास्त्रीयवाद को, एक इज्म को खड़ा किया। और इस नवशास्त्रीयवाद के अंदर उन्होंने ग्रीक की क्लासिकल आर्ट को, ज़्यादातर उस वक्त आप अगर देखें तो मूर्ति शिल्प ज़्यादा निकले। पंपाइन में देखें तो बड़े बड़े खम्भे, आर्च, उसके अंदर जाली झरोखे, डिज़ाइंस भी काफ़ी निकले, लेकिन आर्ट इफेक्ट में सभी में ग्रीक क्लासिकल कला का महत्व था। और उसी ग्रीक क्लासिकल कला की विशेषताओं को, जो वास्तव में बहुत ही सुंदर थी, उन विशेषताओं को आधार बनाकर उन्होंने एक नया इज्म खड़ा किया, जिसके अंदर यूनानी विषयों को लिया गया, यूनान और रोमन के पौराणिक विषयों का चयन किया गया, शिल्प पात्रों की गठनशीलता यूरोपीय यूनानी कला के आधार पर उन्होंने निर्धारित की, वही परिवेश अपने चित्रों में प्रस्तुत किया, और एक नया इज्म आधुनिकता की दृष्टि से चित्रों में एक वाद को उन्होंने चलन में लाए, और वो वाद था नियो क्लासिज्म, और जिसे नवशास्त्रीयवाद भी कहते हैं। आज इतना ही। कल इसके जाक दावी की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है चित्रकार के रूप में, तो उसकी कला विशेषताओं, क्या कलाओं का उन्होंने कैसी बनाई, क्या उन चित्रों की विशेषताएं थी, उसकी खुद की जीवन पद्धति क्या रही, और नवशास्त्रीयवाद के उद्भव में और उसके विकास में जाक दावी का क्या विशेष महत्व, योगदान भी रहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।